Hello everyone, welcome again to live session of Law classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 21st November 2023. Now we come to the first news. Governor cannot withhold repassed bill says Supreme Court. ये बहुत ही important information है और ये जो controversy बहुत दिन से चली आ रही थी ये आज इस केस में सेटल डाउन हो गई. ठीक है. So this is very important information. क्या है कि जैसे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नर को ये पावर देता है कि जब कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया जाएगा और वो प्रेसिडेंट के पास आएगा, उसके गवर्नर के पास आएगा, तो गवर्नर उस पर अपनी कंसेंट को विदहोल्ड कर सकता है या कंसेंट दे सकता है. तो यहाँ पर तीन ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास. या तो कंसेंट देना, दूसरा है विद होल्डिंग कंसेंट, तीसरा है रेफर द बिल और रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. तीन ही पॉइंट होते हैं. अब अगर गवर्नर कंसेंट दे देता है तो वो बिल क्या होता है, वो बिल एक एक्ट बन जाता है, मतलब कानून बन जाता है. सेकंड है विद होल्ड कंसेंट, अगर वो अपनी कंसेंट को विद होल्ड करता है तो वो बिल कानून नहीं बनता. और तीसरे में जो रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो जब तक प्रेसिडेंट उस बिल पर कंसिडरेशन अपनी कंसेंट नहीं देते तब तक वो बिल भी क्या नहीं बनता, कानून नहीं बनता. तो इन दो सिचुएशन में बिल कानून नहीं बनता. अभी ये जो न्यूज है ये तमिलनाडु के रेफरेंस में है, लेकिन क्योंकि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है तो ये पूरे देश में इसका बाइंडिंग इफेक्ट होगा बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है. किसकी बात करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है. तो इसके डिसीजन के हिसाब से ये पूरे देश में लागू होगा. अब अभी तमिलनाडु में, केरला में और पंजाब में भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स देखे गए हैं कि जो गवर्नर है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली किसी बिल को पास करती है और वो बिल गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर उस बिल पर अपनी कंसेंट को विदहोल्ड कर लेते हैं. और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जिनको कि पास नहीं किया गया. लेकिन जब गवर्नर के इस डिस्क्रेशनरी पावर को चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये डिसीजन दिया कि गवर्नर को और चीफ मिनिस्टर को सोल सर्चिंग करनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि उन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और ऐसा कोई भी काम ना हो जो कि देश की डेमोक्रेसी के या देश के लोगों के अगेंस्ट हो. सेकंड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर जो है वो एक इलेक्टेड पर्सन नहीं है. ठीक है. तो गवर्नर का जो इलेक्शन है वो लोगों के द्वारा नहीं होता और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन लोगों के द्वारा होता है. इसलिए गवर्नर को थोड़ा सा रेस्ट्रेंट रखनी चाहिए. थर्ड पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर एक आर्बिट्ररी मैनर में काम नहीं कर सकता. ठीक है. अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, का स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं पहले. These bills have been pending since January 2020. Governor took action only after we issued notice in the matter. Why should governor want parties to move to Supreme Court to start taking step? तो इन्होंने ये कहा है कि गवर्नर को सोल सर्चिंग करनी चाहिए और गवर्नर को अपने आप से ही उन पर डिसीजन ले लेना चाहिए और गवर्नर को इस बात का वेट नहीं करना चाहिए कि पार्टी कहाँ जाएगी, पार्टी का सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. ठीक है. अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं. देखिए यहाँ लिखा हुआ है वंस दे हैव बीन रीपास्ड दीज बिल्स आर पुट इन द सेम फुटिंग एज मनी बिल. तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली का गवर्नर के पास कंसेंट के लिए जाता है और गवर्नर उस बिल पर कंसेंट नहीं देता है तो हमने यहाँ मान लिया गवर्नर अपनी अपनी पावर को विदहेल्ड कर लिया. लेकिन जैसे ही उन बिल को दोबारा से रीपास्ट कर दिया जाता है किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, तो वो फिर मनी बिल बन जाते हैं. अब ये मनी बिल क्या है? मनी बिल को 110 में डिफाइन किया गया है पार्लियामेंट के रेफरेंस में, आर्टिकल 199 में डिफाइन किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के रेफरेंस में.
मनी बिल क्या होता है कि मनी बिल जो होता है वो प्रेसिडेंट की या गवर्नर की रिकमेंडेशन पर ही लाए जाते हैं दोनों हाउसेस में, यानी कि लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और स्टेट लेजिस्लेचर में जो मनी बिल है वो केवल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये दोनों बिल जो हैं पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर होता है और स्टेट में गवर्नर की रिकमेंडेशन पर होता है। तो अब जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मनी बिल का स्टेटस इसका आ जाता है, इसका मतलब ये है it will be deemed that it has been introduced in the concerned house on the recommendation of the governor। तो गवर्नर के पास फिर दोबारा बिल जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और फिर ना ही गवर्नर उसमें अपनी पॉकेट वीटो की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है आर्टिकल 200 स्टेट इफ द बिल इज पास्ड again by the house of or houses with or without amending and presented to the governor for the assent, the governor shall not withhold assent therefrom। अब तो जब कोई बिल इनिशियली गवर्नर के पास जाता है एसेंट के लिए, उसकी कंसेंट के लिए, तो फर्स्ट राउंड में गवर्नर उसको विदहोल्ड कर सकता है, लेकिन जैसे ही बिल और गवर्नर ने वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के उसके पास, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, और लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर उसमें या तो कुछ चेंज किए या कोई चेंजेस नहीं किए। देखिए बात ध्यान से समझेंगे, अगर गवर्नर ने किसी बिल को दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेज दिया है तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने भले ही उस बिल पर कोई चेंज किए या चेंज नहीं किए, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली सब्सिक्वेंटली उस बिल को कहां भेजती है, गवर्नर के पास, तो गवर्नर इज बाउंड टू साइन द बिल। यहां लिखा हुआ है गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड एसेंट देयर फ्रॉम। शैल वर्ड यूज किया गया, मतलब मैंडेटरी है, इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नर टू गिव द कंसेंट टू सच बिल। तो यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आप सबको समझने हैं। पहला पॉइंट ये कि गवर्नर की डिस्क्रिप्शन नहीं है, और गवर्नर अगर बिल को रीएनेक्ट कर दिया है तो उसका स्टेटस मनी बिल वाला हो जाता है। सेकंड, अगर किसी बिल को गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है और लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस पर रिकंसिडरेशन लिया है या उसमें कोई अमेंडमेंट किया है या नहीं किया है, और बिल फिर दोबारा से उसको भेजा जाता है, देन द गवर्नर इज बाउंड टू साइन द बिल, ठीक है। Now we come to next information or next news। China is the biggest security annexity for the India and Australia। तो चाइना जो है इंडिया और चाइना दोनों के लिए एक चिंता का विषय है, सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू चिंता का विषय है। तो यहाँ पर 2+2 डायलॉग चल रहा था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये स्टेटमेंट उसमें दिया गया है, ठीक है। तो चाइना से सिक्योरिटी जो है वो दोनों कंट्री का ही कंसर्न है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर पेनी रोंग सेड this is a partnership which is consequential for us and is crucial for our region। तो उन्होंने कहा कि इंडिया की और जो ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप है ये पूरे रीजन के लिए अच्छी है, एंड इट विल प्रोवाइड ओवरऑल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जो फ्रेंडशिप है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बेनिफिशियल है और इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है, और साथ ही साथ ये पूरे क्षेत्र में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करेगी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट सीक मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ मिनिस्टर सेंथी बालाजी, ठीक है। तो मिस्टर तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं सेंथी बालाजी, और ये आजकल जेल में, ठीक है, रिगार्डिंग स्कैम, कैश फॉर जॉब स्कैम, ठीक है। अब इनको बेल जो है नहीं मिली है, बट इनके जो एडवोकेट हैं ही वांट्स टू सीक हिज बेल ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल। अब हम इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज दिस बेसिकली। तो बेल से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो हमारे सेक्शंस 436 टू 438 दिए गए हैं सीआरपीसी में, और बेल जो है वो 3 प्रकार की होती है, आप समझ लेंगे इसको। पहली होती है सेक्शन 167 में, एंड वी कॉल इट अ डिफॉल्ट बेल, क्या बोलते हैं हम इसको। दूसरी होती है हमारी रेगुलर बेल,
और थर्ड है हमारी एंटीसिपेटरी बेल। रेगुलर बेल हमारे प्रोविजन आपको मिलेंगे 436, 437 में, और एंटीसिपेटरी बेल संबंधित मिलेंगे प्रोविजंस आपको 438। पहले हम समझते हैं डिफॉल्ट बेल। तो डिफॉल्ट बेल क्या होता है कि देखिएगा, सेक्शन 167 के अनुसार कुछ मामलों में, कुछ अपराधों में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में कंप्लीट करनी होती है, और कुछ अपराधों में जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन है वो 90 डेज में कंप्लीट करनी होती है। अब अगर पुलिस किसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को 60 डेज या 90 डेज में सबमिट नहीं करती या कंप्लीट नहीं करती, चार्जशीट सबमिट नहीं करती, तो वहां पर एक्यूज्ड के पास एक डिफॉल्ट बेल का राइट आ जाता है। अब व्हाट इज दिस डिफॉल्ट बेल? डिफॉल्ट बेल का मतलब ये है कि देयर वाज डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस इन सबमिशन ऑफ द चार्जशीट, इसलिए एक्यूज के पास बेल लेने का राइट आ गया, तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट बेल। सेकंड है हमारी रेगुलर बेल। रेगुलर बेल क्या होता है कि जब कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर की जाती है और पुलिस उसको अरेस्ट करके विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। तो मजिस्ट्रेट वहां पर या तो उसको रिमांड में भेजता है, रिमांड का मतलब होता है पुलिस कस्टडी, या फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजता है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है जेल। तो अब जब वो पर्सन जेल में रहता है, तब वो पर्सन फिर बेल के लिए अप्लाई करता है। तो रेगुलर बेल क्या है कि जब किसी पर्सन को बेल एक बार अरेस्ट होने के बाद मिलती है, इट इज नोन एज रेगुलर बेल। ठीक है। अब इससे संबंधित प्रोविजन 436, 437। तो यहां पर रेगुलर बेल में पर्सन की इलनेस, पर्सन की डिजीज, पर्सन की मेडिकल कंडीशन सही ना होना कैन बी अ ग्राउंड ऑफ दिस बेल। ठीक है। तो इसी ग्राउंड पर सैंथी बालाजी के जो एडवोकेट हैं वो बेल की डिमांड कर रहे हैं। अब हम आते हैं थर्ड जो पॉइंट है हमारा, वो है एंटीसिपेटरी बेल। ये एंटीसिपेटरी बेल केवल कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा दी जा सकती है या हाई कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। ये बेल किसी लोअर कोर्ट के द्वारा नहीं दी जा सकती। सेकंड पॉइंट ये है कि एंटीसिपेटरी बेल में क्या होता है कि बेल बिफोर अरेस्ट डिमांड करता है पर्सन। तो एक्यूज पर्सन जो है बेल की डिमांड करता है बिफोर अरेस्ट, कि जब वो अरेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर लॉ क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट होने का डर है, उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गई है, तो वो कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड करेगा। अब अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इसके खिलाफ कोई झूठा केस फाइल हुआ है, या इसकी एप्लीकेशन में मेरिट है, या इसको बेल दे देनी चाहिए, तो कोर्ट उसको बेल दे सकता है। ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बेल केवल हाई कोर्ट, सॉरी, ये बेल केवल हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ही दे सकते हैं, और कोई एनी अदर कोर्ट बेल नहीं दे सकता। केस अगेंस्ट फैक्ट चेक यूनिट। तो ये जो फैक्ट चेक यूनिट वाला मामला है, ये हम आगे एक ही बार डिस्कस करेंगे। इस फैक्ट चेक पर दो तीन न्यूज आई हुई है, सबको हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। सिमिलर जो पेटिशन है वो केरला गवर्नर के अगेंस्ट है। तो जो अभी हमने तमिलनाडु का डिसीजन आपके साथ डिस्कस किया, सेम विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ गवर्नर ऑफ केरला। ठीक है। क्योंकि केरला गवर्नर के अगेंस्ट भी कुछ एलिगेशन है वहां की सरकार के गवर्नर जो है वो उनके बिल पर साइन नहीं कर रहे हैं। तो ये मामला जो है बिल पर साइन ना करना आजकल बहुत ज्यादा हाईलाइट मामला है, हाईलाइटेड है। अब हम आते हैं इसमें फैक्ट चेक यूनिट पर। देखिएगा व्हाट इज दिस फैक्ट चेक यूनिट, और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्यों चैलेंज किया जा रहा है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई है, और ये फैक्ट चेक यूनिट करेगी क्या कि जो भी कंटेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होता है या अपलोड होता है, उस सब की ये जांच करेगी। अब अगर इसमें कोई फैक्ट ऐसा है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है ना, तो गवर्नमेंट उस जो फैक्ट चेक यूनिट है वो उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। क्या ले सकती है? सुओ मोटो कॉग्निजेंस। वो उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब क्या है? सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब ये है कि
उसके पास किसी और कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, ना उसे सरकार से परमिशन लेनी है। अब इसको इस आधार पर चैलेंज किया गया, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस गवर्नमेंट ने करे। अर्लियर दिस ईयर, देखिए यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रोल 2021। तो गवर्नमेंट ने इन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड को अमेंड किया है और इसमें उन्होंने कहा है कि फैक्ट चेक यूनिट जो है वो करें। अब यहाँ पर इसको चैलेंज किया गया, किस ग्राउंड पर? इसको इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया कि ये जो है आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है। अब आर्टिकल 19(1)(a) क्या है कि आर्टिकल 19(1)(a) कहता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हमारा फंडामेंटल राइट है एंड इट इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा एक फंडामेंटल राइट है, अभी सबको अवेलेबल है। और ये इस पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो केवल आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो ग्राउंड्स दी गई हैं उन पर ही लगाई जा सकती हैं। अब ये ग्राउंड्स कौन सी है मैं बताता हूं आपको। पहली है इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी, और इन रिलेशंस टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफामेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अब यहां पर इन ग्राउंड पर तो इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है और इसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो फैक्ट चेक यूनिट एस्टेब्लिश की है ये गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। जीओ, जीओ मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कहता है कि such restrictions can only be imposed by way of law which as held by Supreme Court in India must legislation pass the state। तो मतलब अगर आप राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं तो ऐसा बाय मेकिंग ए लॉ ही हो सकता है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा, अब देखिए लॉ कौन बनाता है? लॉ तो लेजिस्लेचर बनाती है और गवर्नमेंट ऑर्डर का मतलब है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर इनका व्यू ये है कि गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर कोई फैक्ट चेक यूनिट भी नहीं बनाई जा सकती और अगर वो बनाई जा रही है तो दैट इज नॉट अगेंस्ट दैट इज नॉट in accordance to the provisions of the constitution। सेकंड पॉइंट ये है कि यहां पर जो ग्राउंड है वो पब्लिक इंटरेस्ट पर दिया गया है कि जो फैक्ट चेक यूनिट है किसी इंफॉर्मेशन की वेरासिटी ऑथेंसिटी जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पर चेक कर सकती है। लेकिन ऑथर का कंसर्न ये है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में तो पब्लिक इंटरेस्ट एक ग्राउंड ही नहीं है। तो अगर कोई ग्राउंड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन नहीं है तो क्या वो ग्राउंड ऐसी हो सकती है? आंसर इज नो। तो इसी आधार पर इसको फैक्ट चेक यूनिट को चैलेंज किया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ अ लाइन बिटवीन पीसफुल प्रोटेस्ट एंड वायलेंस एंड वैंडलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर हैं पेनी वोंग, ये इंडिया आई हुई है और इन्होंने कहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में आपके पास पीसफुल प्रोटेस्ट की तो परमिशन है लेकिन वायलेंस और वैंडलिज्म की परमिशन नहीं है। अब यहाँ पर ये जो बात है इसका रेफरेंस अगर आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा इस रेफरेंस से बात की जा रही है कि जैसे कनाडा में हरदीप सिंह नज्जर का मतलब डेथ हो गई थी और उनका मर्डर हो गया था। तो वहां पर काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम भी आया था। लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कनाडा गवर्नमेंट से प्रूफ मांगे तो अभी तक उन्होंने कोई प्रूफ हमको नहीं दिए, ठीक है। इसीलिए देश के और मतलब कई कंट्रीज में किसके लिए हुआ? उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ। सिमिलरली जैसे आप देखें कि हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी लोग, कुछ लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन व्यू इनका ये है कि एक हमारा जो कंट्री है यानी कि इनका जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, वहां पर आप पीसफुल प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप वायलेंस करेंगे या वेंडलिज्म करेंगे देन दिस विल नॉट बी अलाउड एट एनी कॉस्ट। तो ठीक है, ये इनका व्यू है।
Center selective transfers appointment may trigger embarrassing outcomes. सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, जस्टिस संजय किशन कौल जी। इन्होंने कहा है कि देखिए सेंटर अगर सेलेक्टिव ट्रांसफर करेगा, सेलेक्टिव अपॉइंटमेंट करेगा, तो ये बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन होगी, ठीक है, और इसके जो आउटकम होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी हमारे देश में जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है, जजेस का अपॉइंटमेंट। कॉलेजियम जो है स्टूडेंट वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही अपॉइंट करता है, ठीक है। तो जब किसी पर्सन को एज ए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाता है तो कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। वो रिकमेंडेशन देते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को इसका वो बना दिया जाए, मतलब जज बना दिया जाए किसी कोर्ट का, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन बाद में जो उनके नाम क्लियर होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से क्लियर होते हैं। अब यहाँ पर जो जस्टिस संजय किशन कौल जी हैं, इनका कहना ये है कि देखिएगा, अब जो नाम मान लिया किसी जजेस ने रिकमेंडेशन कर दी कि इस पर्सन को जज बनाया जाए, अब वहां पर अगर सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वो है पॉलिसी है या अप्रोच है, अगर वो इस तरह की है कि कुछ जो पर्सन जो कि पॉलिटिकली उनसे जुड़े हुए हैं उसको ही अपॉइंट करना है, या किसी ऐसे जज का ही या किसी ऐसे एडवोकेट को अपॉइंट करना है जो पॉलिटिकली उनसे एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर संजय किशन कौल जी का कहना है कि इस तरह का जो अगर आप करेंगे तो इसके जो आउटकम होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जुडिशरी जो हमारा एक सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और इसका इम्पार्शियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जुडिशरी ही इम्पार्शियल नहीं होगी तो लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाएगा। अब अगर उसमें उनके अपॉइंटमेंट के लेवल पर ही इम्पार्शियलिटी नहीं होगी, है ना, और केवल वो ही लोग अपॉइंट होंगे जिनको की सरकार चाहेगी या जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो ऑब्वियसली ये बात सही है कि इट विल अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और जुडिशरी में आने वाले आउटकम भी अफेक्ट होंगे ही होंगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। ये हमने कल डिस्कस किया कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई, 6 टाइम जीत गया उसका। So dear student, that's all for today. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.